हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विधि ज्ञान लीगल नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के सेक्शन 2 में दी गई डेफिनेशंस के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने CRPC के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, उसकी उद्देश्य, विशेषताएँ और साथ ही सेक्शन 1 को भी हमने कवर किया था। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सेक्शन 2 में टोटल डेफिनेशन 25 है। इन डेफिनेशन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है, और अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही इनको याद करें तो काफ़ी इजी रहेगा। देखते हैं सेक्शन 2A क्या कहता है। सेक्शन 2A बताता है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, जमानती और अजमानती अपराध। देखिए, बेलेबल ऑफेंस क्या है? ऐसे ऑफेंस जिन्हें CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल के रूप में दिखाया गया है, या किसी अदर लॉ के प्रोविज़न द्वारा जिन्हें बेलेबल बनाया गया है। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहा गया है? फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंस का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी ऑफेंस में आपको बेल मिल सकती है। सेक्शन 2A कहता है कि दो तरह के ऑफेंस को बेलेबल माना जाएगा। एक तो वह जिन्हें फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दिखाया गया है, और दूसरा ऐसा कानून जो उसमें लागू है, जैसे पोस्को एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। और वह कानून किसी ऑफेंस को बेलेबल बनाता है तो उसे बेलेबल माना जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो भी ऑफेंस हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें नॉन बेलेबल कहा जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो बेलेबल वो होता है जिसमें आपको बेल मिल सके। अगर कोई ऑफेंस जो बेलेबल है तो आप बेल एज ए राइट टू क्लेम कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं सेक्शन 2 क्लोज B, जिसमें चार्ज को डिफाइन किया गया है, आरोप। इसमें कहा गया है कि अगर चार्ज में एक से ज़्यादा हेड ऑफ चार्ज हैं तो वह सभी हेड ऑफ चार्ज को चार्ज में शामिल किया जाएगा। सेक्शन 2 क्लोज B में चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है, और जनरली चार्ज का मतलब एलिगेशन होता है। मान लीजिए आपने मेरे ऊपर केस किया तो चार्ज ही तो फ्रेम होते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 211 में बताया गया है। जैसे कि मैंने थेफ्ट किया, एक्सटॉर्शन किया और साथ ही ट्रेस पास भी कर दिया, तो ये क्या है? ये हेड ऑफ चार्ज ही तो है। तो जितने भी हेड होंगे उन सबको चार्ज ही माना जाएगा। देखिए, जब भी कभी आरोप लगाए जाते हैं तो आरोप कई स्टेज पर होते हैं, वही हेड होते हैं। आरोप जो है वो एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो एक्यूज को जानकारी देता है कि उसने कौन सा क्राइम किया है। क्लोज B सिर्फ इतना ही कहती है कि अगर चार्ज में हेड ऑफ चार्ज एक से ज़्यादा है तो उन सभी हेड ऑफ चार्ज को चार्ज में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 2 क्लोज C। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है, संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर को राइट है कि वो विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे? या तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल या अदर लॉ जो उस समय लागू हो। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, या तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल अरेस्ट करेगा या अकॉर्डिंग टू अदर लॉ जो उस समय लागू हो। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं सेक्शन 2 क्लोज D। इसमें कंप्लेंट की डेफिनेशन दी गई है। परिवाद क्या होता है? देखिए, जब भी कोई अपराध घटित होता है तो उसके घटित होने के बाद व्यक्ति के पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या? या तो उस अपराध के घटित होने की सूचना ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दे या मजिस्ट्रेट को बताए। तो जब आप इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हैं तो वो पुलिस रिपोर्ट मानी जाती है, और जब आप मजिस्ट्रेट को देंगे तो उसे कंप्लेंट माना जाएगा, और जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसको कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 2D में सिर्फ इतना कहा गया है कि किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन अगर मजिस्ट्रेट को दी जाए तो वो परिवाद कहलाएगा, चाहे वो ओरल हो या रिटन में हो, और जिसके खिलाफ वो सूचना है, चाहे वो नाउन पर्सन हो या अननाउन, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो। मजिस्ट्रेट को देने का पर्पज़ क्या है? जिससे कि वो उस पर कार्यवाही करे। 2D में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, समझेंगे इसको भी। एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना कह रहा है कि यदि किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन के बाद
इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चले कि वह नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस द्वारा की गई रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाएगा और उस पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट परिवादी कहा जाएगा। अब देखते हैं 2 क्लोज ई। ये डील करता है हाई कोर्ट को। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं जो बताते हैं कि हाई कोर्ट किसे कहा जाएगा। फर्स्ट कहता है किसी स्टेट के संबंध में उस स्टेट का हाई कोर्ट। देखिए, किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें, जैसे यूपी की बात करें, तो यूपी के लिए जो हाई कोर्ट है उसे हाई कोर्ट माना जाएगा। यूपी की हाई कोर्ट इलाहाबाद, उसे यूपी के लिए हाई कोर्ट माना जाएगा। बिहार के लिए पटना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट यूनियन टेरिटोरी की बात करता है। यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट कौन होगा? देखिए, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो किसी स्टेट की हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को वहाँ तक फैला दिया गया है। कहाँ तक? उस यूनियन टेरिटरी तक। तो उस यूनियन टेरिटरी के लिए वही हाई कोर्ट होगा। मतलब ये कि अगर किसी हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाकर किसी यूनियन टेरिटरी के साथ अटैच कर दिया गया है तो वह उसके लिए हाई कोर्ट माना जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि किसी यूनियन टेरिटरी को किसी स्टेट की हाई कोर्ट के साथ नहीं अटैच किया जाता तो इस यूनियन टेरिटरी की जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर उसकी जो हाईएस्ट कोर्ट है जिसमें क्रिमिनल केसेस की अपील की जा सके, तो वह उसके लिए हाई कोर्ट होगा। उस यूनियन टेरिटरी के लिए वही हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 क्लोज एफ। ये बता रहा है इंडिया के बारे में। तो जहाँ जहाँ सीआरपीसी अप्लाई होती है उस एरिया को इंडिया माना जाएगा। जिस भी टेरिटरी पर सीआरपीसी अप्लाई होगी उसे क्या कहा जाएगा? उसे इंडिया ही माना जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 2 क्लोज जी। क्लोज जी में इंक्वायरी, जांच को डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि ट्रायल को छोड़कर भी सभी इंक्वायरी जो अंडर दिस कोड या तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती हैं तो उसे इंक्वायरी कहा जाएगा। इंक्वायरी जो है वो ट्रायल से पहले की जाती है। 2 क्लोज जी में सिर्फ इतना ही बताया गया कि इंक्वायरी कौन करेगा, या तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट। अब चलते हैं सेक्शन 2 क्लोज एच। इसमें इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले जानेंगे कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस है एविडेंस को कलेक्ट करना, साक्ष्य को इकट्ठा करना। एक बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है ऐसी सभी प्रोसीडिंग जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए की जाती हैं, जो अंडर दिस कोड किसके द्वारा की जाएंगी? या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या ऐसे किसी पर्सन द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा अथोराइज किया जाएगा। मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, वो अथोराइज करेगा किसी पर्सन को जो इंक्वायरी करने के लिए उचित लगे। इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट एंड इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर। इंक्वायरी किसके द्वारा की जाएगी? या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? या तो पुलिस, मजिस्ट्रेट के द्वारा अथोराइज पर्सन। दैट्स क्लियर। अब सेक्शन 2 क्लोज आई जो डील करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग को, न्यायिक कार्यवाही। देखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग के अधीन ऐसी सभी प्रोसीडिंग आती हैं जिनमें एविडेंस कानूनी रूप से शपथ पर लिया जाता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। अब सेक्शन 2 क्लोज जे ये बात करता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन की, स्थानीय अधिकारिता। देखिए, अगर किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बात की जाए तो ऐसा लोकल एरिया जिसमें वह कोर्ट या मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड अपनी पावर्स का यूज़ कर सकता है क्या कहलाएगा? लोकल ज्यूरिसडिक्शन। अब सेक्शन 2 क्लोज के मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र। देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि महानगर क्षेत्र, मेट्रोपॉलिटन एरिया वो होंगे जिसे अंडर सेक्शन 8 ऑफ CRPC मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है। किसी सिटी या टाउन की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर देती है। अब सेक्शन 2 क्लोज एल ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। देखिए, सेक्शन 2 क्लोज सी में क्या था? कॉग्निजेबल ऑफेंस। और सेक्शन 2 क्लोज एल में क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या था?
पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वह है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। दैट्स क्लियर। अब सेक्शन 2 क्लॉज एम, ये नोटिफिकेशन की बात करता है। अधिसूचना, ऐसी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो उसे नोटिफिकेशन कहा जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज एन, ये बताता है कि ऑफेंस किसको कहा जाएगा। देखिए, ऐसा कोई भी एक्ट या ओमिशन जो विधि के द्वारा क्या है, पनिशेबल, उसे क्या कहा जाएगा, ऑफेंस। अब सेक्शन 2 क्लॉज ओ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसको कहा जाएगा। थाने पर नियुक्त वरिष्ठ थानेदार को क्या कहा जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, थाने का बाहर साधक अधिकारी। दैट्स क्लियर। अब सेक्शन 2 क्लॉज पी, ये प्लेस की बात करता है, स्थान। प्लेस इंक्लूड ए हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेजल, ये सब प्लेस स्थान की कैटेगरी में आएंगे। जो प्लेस वर्ड दिया गया है, कौन कौन से आएंगे इसमें, गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान, इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है। अब सेक्शन 2 क्लॉज क्यों, ये बात करता है प्लीडर की। प्लीडर कौन होगा, ऐसा कोई पर्सन जिसे अथोराइज किया गया है, किस लिए, कि वो कोर्ट में पैरवी कर सके या विधि व्यवसाय कर सके, ऐसी किसी प्रोसीडिंग में कार्य करने के लिए जिसे कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। एडवोकेट, लॉयर, मुख्तार और हाई कोर्ट की अटॉर्नी भी प्लीडर की डेफिनेशन में शामिल है। अब सेक्शन 2 क्लॉज आर, ये बताता है कि पुलिस रिपोर्ट किसको कहा जाएगा। देखिए, पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 भेजी गई रिपोर्ट क्या कहलाएगी, पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी। पुलिस रिपोर्ट कब पेश की जाती है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पेश की जाती है। अब देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज एस, ये बताता है कि पुलिस स्टेशन किसे कहा जाएगा। देखिए, कोई भी चौकी या ऐसा स्थान जिसे बाय स्टेट गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन घोषित कर दिया गया है, उसे ही पुलिस स्टेशन कहा जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज डी, प्रेस्क्राइब, विहित, ये कह रहा है कि प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस कोड, ये कह रहा है कि विहित का अर्थ है इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। विहित का मीन्स क्या होता है, निर्धारित या विधि के अनुसार। अब सेक्शन 2 क्लॉज यू, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है, लोक अभियोजक। ये इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि किसी पर्सन को अगर अंडर सेक्शन 24 ऑफ CRPC अपॉइंट किया गया है तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, और अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में काम करेगा तो उसे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाएगा। दैट्स क्लियर। अब सेक्शन 2 क्लॉज वी, इसमें कहा गया है कि सब डिवीज़न मीन्स है सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उपखंड से क्या मतलब है, किसी जिले के उपखंड से है। अब सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू, ये बताता है कि समन केस क्या होगा। देखिए, जो वारंट केस नहीं होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे समन केस कहा जाएगा, और जो रिलेटेड है किसी ऑफेंस से। अब सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू ए, देखिए सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू ए, इसको CRPC अमेंडमेंट 2008 की धारा 2 के द्वारा अंतःस्थापित किया गया है और 2009 से इसको लागू किया गया है। इसमें विक्टिम की डेफिनेशन दी गई है, पीड़ित। विक्टिम कौन होगा, ऐसा पर्सन जिसे किसी एक्ट या ओमिशन से कोई लॉस या डैमेज हुआ हो, जिसके लिए एक्यूज पर एलिगेशन लगाया गया है, और विक्टिम में शामिल है उसके गार्जियन और लीगल हायर्स भी। अब सेक्शन 2 क्लॉज एक्स, वारंट मामला। देखिए, ऐसा कोई मैटर किसी ऐसी ऑफेंस से रिलेटेड है जिसका पनिशमेंट या तो डेथ पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, या जिसमें 2 ईयर्स से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट है, क्या कहा जाएगा, उसको वारंट केस कहा जाएगा। देखिए, अगर 2 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट है तो क्या होगा, वो समन केसेस बन जाएगा, और अगर 2 ईयर्स से ज़्यादा का इम्प्रिजमेंट है तो वारंट केस की कैटेगरी में आ जाएगा। दैट्स क्लियर। अब लास्ट सेक्शन 2 क्लॉज वाई, ये कह रहा है कि अगर CRPC में ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिन्हें इसमें डिफाइन नहीं किया गया,
मगर आईपीसी में उनको डिफाइन किया गया है तो उनका वही मीनिंग लगाया जाएगा जो आईपीसी में है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। आई होप कि आपको सेक्शन 2 में दी गई सभी डेफिनेशंस अच्छे से कवर हो गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे धारा 3 से धारा 5 के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।